सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपसे आग्रह है कि क्लास को पूर्ण मनोयोग से देखिए, तभी आप यह मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्लास में कंटेंट और पढ़ाने का तरीका कैसा है। हम देख रहे हैं जनवरी से जुलाई तक के संपूर्ण करंट अफेयर को, सभी करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेस हुई हैं या आगे होंगी, सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप इन सारी क्लासेस को देख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में पहला बिंदु जो है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यह जो है IMF के द्वारा लाया गया है। इस इंडेक्स का मतलब यह है कि कोई भी देश आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में कितना तैयार है, यानी कि वहाँ पे चुनौतियाँ जो इससे होने वाली हैं उसके लिए कैसा तैयार है, वह इसी हिसाब से जो यह इंडेक्स है जारी किया गया है और इसमें रैंकिंग दी गई है। तो इस सूचकांक को IMF ने जारी किया है और इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग कैसे है देख लीजिए। पहले स्थान पर सिंगापुर है, यानी सिंगापुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। और फिर सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है USA और फोर्थ है नीदरलैंड, फिफ्थ है एस्टोनिया और 72 रैंक है इंडिया की। तो इंडिया की रैंक भी आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक क्या है? 72 है। IMF की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1944 में हुई और इसमें कुल टोटल 190 मेंबर कंट्री हैं, यानी 190 सदस्य देश हैं। अगर इसके चीफ IMF के चीफ जो हैं वह एक महिला हैं, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी चीफ हैं और इसकी एक फर्स्ट डिप्टी MD बनी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका भी नाम याद रखना है क्योंकि वह भारतीय मूल की थी, भारत से उनका संबंध है। उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि इस सूचकांक को IMF ने जारी किया है, IMF आपको पता होगा कि IMF और भी सूचकांक जारी करता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट देता है। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट देता है। वहीं दूसरा जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी देता है। तो IMF की ये जो रिपोर्ट है इसको भी ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो यह दो रिपोर्ट भी IMF जारी करता है। तो इसमें भारत की रैंक ध्यान रखना है आपको, और जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है उसका भी ध्यान रखना है, सिंगापुर है। और अंतिम यानी 174, कुल टोटल 174 देशों की रैंकिंग है इसमें। तो अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान, जबकि 173वें यानी सेकंड लास्ट अफगानिस्तान रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है हरिकेन बरियल जो आया था वह कहाँ आया? अटलांटिक बेसिन में, कैरिबियन सागर में। कैरिबियाई देश ही है। ब्रिजटाउन में आया बारबाडोस में ही जो भारत और मतलब भारत क्या विश्व कप जो चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, पता होगा आपको। बारबाडोस में ही वह फाइनल हुआ था और यहीं पे यह जो चक्रवात आया, हरिकेन बोलते हैं उधर अमेरिका साइड में, हरिकेन आया और यह श्रेणी 4 का हरिकेन था। इसकी गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी के कारण क्या हुआ कि ग्रांटले एडम एयरपोर्ट बंद रहा और इस वजह से जो भारतीय टीम थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद 6 दिन तक भारत वापस नहीं आ सकी थी, यानी वह फंसी हुई थी वहाँ पे। और जैसा कि 2024 का जो पहला चक्रवात था वह कौन सा था? वह अल्वारो था। अल्वारो जिसने मेडागास्कर को हिट किया था और 2024 का यह पहला चक्रवात था, जनवरी 2024 में आया था और मेडागास्कर को टकराया था, यानी हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ। हिंद महासागर में मेडागास्कर आपको पता होगा हिंद महासागर के आसपास ही है। तो चक्रवात अल्वारो था। अल्वारो इसका नाम ध्यान रखिएगा। यह
2024 का पहला चक्रवात था। अगर बात करें भारत को किस चक्रवात ने पहले हिट किया, तो वह मानसून से पहले आया था, प्री मानसून चक्रवात था, प्री मानसून था। और कब आया था? मई में आया था, मई में आया। और यह भारत में 2024 में आने वाला पहला चक्रवात था। उसका नाम था चक्रवात रेमल। क्या नाम था? चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल, इसका नामकरण जो किया गया था वह ओमान कंट्री के द्वारा किया गया था, ओमान के द्वारा। जिसका अर्थ होता है, रेमल का अर्थ होता है अरबी भाषा में, अरबी भाषा का शब्द है यह, और इसका अर्थ होता है रेत। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा युगे युगीन भारत संग्रहालय। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, नई दिल्ली में बन रहा है। इसके निर्माण में फ्रांस मदद कर रहा है। याद ध्यान रखिएगा, कंट्री इंपॉर्टेंट है, कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। 1,54,000 वर्ग किलोमीटर में बन रहा है, यह भी ध्यान रखना है। इसमें भारत की गौरवमयी इतिहास, संस्कृति, कला आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ बनना है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स की जो परिकल्पना थी वह दिल्ली के वास्तुकार, आप सुनते होंगे नाम उनका, एडविन लुटियंस। कहा जाता है कि लुटियंस की दिल्ली, एडविन लुटियंस अंग्रेज थे, एडविन लुटियंस। और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। इन्होंने सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स की जो है परिकल्पना की थी और यह बना भी। और इसमें सेंट्रल विस्टा में क्या क्या शामिल होता है? तो पहली बात तो यह बन के तैयार हुआ और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी अब जो बन रहा है वह उसका पुनर्निर्माण है, यानी जो है दोबारा निर्माण किया जा रहा है। इसमें क्या क्या दोबारा निर्माण किए जा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स में जो है आपका राष्ट्रपति भवन शामिल है, राष्ट्रपति भवन, उसके बाद में संसद भवन, उसके बाद नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, और एक इसमें राष्ट्रीय अभिलेखा कार्यालय है वह भी, और साथ में इंडिया गेट का क्षेत्र और राजपथ, आप जानते होंगे राजपथ के दोनों ओर के जो गार्डन है, आप अगर दिल्ली गए होंगे तो राजपथ पे अगर गए होंगे इंडिया गेट के आसपास तो देखे होंगे गार्डन है दोनों तरफ। ये जो सारे इमारतें हैं या जो गार्डन है सबको मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और सेंट्रल विस्टा के केंद्र में ही संसद भवन स्थित है। संसद भवन बिल्कुल सेंट्रल विस्टा के केंद्र में यानी सेंटर में है। और जैसा कि फिर अभी आपको पता ही होगा, नया संसद भवन बन चुका है, पुराना संसद भवन अभी यूज में नहीं, नए संसद भवन का निर्माण किया जा चुका है। और इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने 2023 में किया था। 2023 में 28 मई को किया था इसका उद्घाटन नए संसद भवन का। और इसका जो डिज़ाइन दिया है, डिज़ाइन किसने दिया है? वह एक कंपनी है और आर्किटेक्चर की कंपनी HCP है। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी है या इसने इसको डिज़ाइन किया था। और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। और यह त्रिभुजाकार है, अगर आपने देखा होगा चित्र में तो त्रिभुजाकार है और उसमें 4 मंजिला है, 4 मंजिला इमारत है। और लगभग इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वह 65,000 वर्ग मीटर है, 65,000 है, लगभग 65,000 वर्ग मीटर है। और इसमें मुख्य प्रवेश द्वार, 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार, क्या नाम है? शक्ति द्वार, और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। तो इसमें मुख्य 3 एंट्री गेट हैं, उनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और लोकसभा के सदस्यों की बैठने की जो क्षमता है नए संसद भवन में वह 888 है, यानी क्षमता 888 है। उसके बाद राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 384 सीटों की क्षमता है इसमें। और उद्घाटन 28 मई को हुआ। इसमें जानते होंगे आप सेंगोल की भी स्थापना की गई थी। और इसका जो आंतरिक डिजाइन है वह मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर के तरीके से है, कमल का भी है इसमें। और उसके बाद में बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी प्रांगण में इसके लगाया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब पुराना संसद भवन
चूँकि यूज में नहीं आ रहा है तो उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। क्या नाम रख दिया गया? उसका नाम रखा गया है संविधान सदन, पुराने संसद भवन का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात की गई है। 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल किया जाएगा। अभी शामिल नहीं किया गया है, शामिल किया जाएगा। फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। ध्यान रखिएगा। भारत की शास्त्रीय भाषाएं अगर बात करें कौन कौन सी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं ऐसी होती हैं जिनका कम से कम 1500 या 2000 वर्षों का पुराना इतिहास हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो। संविधान की 8वीं सूची में जैसा कि 22 भाषाएं हैं, उन 22 में से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। बाद में 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शामिल किया गया, फिर 2013 में मलयालम को, फिर 2014 में उड़िया को। मलयालम केरल में बोली जाती है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी, प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव है। अभी कुल मिला के 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ये 6 हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले। तो अगला है पॉइंट, बर्ड और WRI के मध्य जो है समझौता जलवायु परिवर्तन अनुसंधान हेतु एक MOU हुआ है। यानी MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों के मध्य समझौता हुआ है। 3 जुलाई 2024 को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड, जो कि लखनऊ में है, ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ समझौता किया गया। यह इंडिया की शाखा है। वैसे WRI जो है वह वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में। और इसके अध्यक्ष एक भारतीय मूल के हैं, मूलतः वो दिल्ली के हैं, लेकिन जो है अमेरिका में रहते हैं। उनका नाम है एनी दास गुप्ता। क्या नाम है? एनी दास गुप्ता। ये इसके इस समय प्रेसिडेंट और CEO हैं। आपको ध्यान रखना है यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर लाभकारी संस्था है। तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ। या इंडिया का सेंटर है वह है, आप ध्यान रखिएगा, WRI इंडिया, जो इंडिया का इसका यूनिट है, उसके साथ समझौता किया गया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त पर अनुसंधान और नीति को बढ़ावा देना है। MOU के तहत बर्ड और WRI संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे और नीतिगत संवाद आयोजित करेंगे। समझौता ज्ञापन में उप राष्ट्रीय हितधारकों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु वित्त पर कार्यशालाओं की योजना भी शामिल है। MOU का लक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जलवायु घटकों को एकीकृत करना है तथा भविष्य के नेताओं को जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करना है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसका जो लक्ष्य है वह आपको ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान बर्ड भारत और विदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI और बर्ड। फिर है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? यह रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सक्षम बनाने के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और RBI तथा 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों ने मिलकर प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया है। इसके तहत सभी संबंधित देशों के पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, पे नाउ आदि को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा
और यह प्लेटफॉर्म 2026 में बनेगा। इसमें इंडोनेशिया ऑब्जर्वर देश के रूप में है, जैसा कि BIS का हेडक्वार्टर बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। बेसल नॉर्म्स पढ़ते होंगे आप इकोनॉमिक्स में, वही बेसल शहर है स्विट्ज़रलैंड। इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास पिछली क्लास में भी बहुत सारी युद्धाभ्यास को मैंने करवाया था, जो बचे हैं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इकट्ठे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि क्लास बोरिंग ना हो, सब जब मिसलेनियस चलेगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो नोमैडिक एलिफेंट जो हुआ है वह भारत और मंगोलिया के बीच इस अभ्यास का आयोजन 16वां संस्करण उमरोई मेघालय में किया गया है। भारत तथा फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास पिछली क्लास में मैंने बताया था उमरोई में आयोजित किया गया था, तो उमरोई में यह भी हो रहा है, उमरोई मेघालय। और जो शक्ति अभ्यास था भारत और फ्रांस के मध्य वह भी उमरोई में हुआ था। USA की सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को भागीदार बनाया है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत दुनिया भर के 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। यह कार्यक्रम जो है ब्लू ओरिजिन कंपनी, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। सेरा के इस मिशन में न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान का प्रयोग होगा, जिसका नाम एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है, जो USA के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। USA के पहले व्यक्ति हैं एलन शेफर्ड जो अंतरिक्ष में गए थे। वैसे वर्ल्ड में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। इससे पूर्व ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष यान में मिशन में जो है गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे, ध्यान रखिएगा। दूसरे भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद, और पहले अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में गए हैं। मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उन्हें अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन से NS-25 मिशन के तहत 6 सदस्यों के चालक दल में चुना गया था। ब्लू ओरिजिन की 7वीं मानव उड़ान NS-25 19 मई 2024 को पश्चिमी टेक्सास में लॉन्च साइट 1 से लॉन्च किया गया है। न्यू शेफर्ड रॉकेट ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः प्रयोग होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। गोपी एक पायलट और विमान चालक हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विमान पायलट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में तंजानिया के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी की चढ़ाई भी की है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। गोपी थोटाकुरा सन 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको राजस्थान सरकार ने शुरू की है। 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। एक आय सहायता योजना है। राज्य के पात्र किसानों को PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये प्रति वर्ष के साथ साथ इस राज्य योजना के तहत भी उसको लाभ मिलेगा। फिर IT सक्षम योजना है। हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम योजना 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देना है। यह योजना व्यापक मिशन 60,000 का हिस्सा है। 60,000 मिशन 60,000 का हिस्सा है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट भाषण के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब परिवार के कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के तहत IT पृष्ठभूमि वाले स्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक हरियाणा IT कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो कम से कम 3 माह तक चलने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया अल्पकालिक पाठ्यक्रम है। IT सक्षम
युवा योजना में भाग लेने वालों को 6 महीनों के लिए 20,000 रुपये की मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जो 7वें महीने से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगा, जिसे नियोक्ता संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी एम्प्लॉयर्स के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर है अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। यह जो है कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड, यानी पहला प्राइवेट लॉन्च पैड भी है, वहीं से लॉन्च किया। दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। निजी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के बाद चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मॉस यह सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। ध्यान रखिएगा, यह भी प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, और अग्निकुल कॉस्मॉस भी प्राइवेट कंपनी है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत अच्छी आ गई हैं इसमें। अग्निकुल ने 30 मई 2024 को हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भीतर भारत के पहले निजी लॉन्च पैड, जिसका नाम है धनुष से एकल चरण रॉकेट अग्निबाण शार्टेड, यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, पहला निजी भारत का जो अंतरिक्ष केंद्र है, यानी लॉन्चिंग पैड है, उसका नाम धनुष है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है। रॉकेट 8 किलोमीटर तक जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसके बाद इसे समुद्र में गिरा दिया गया, यानी परीक्षण था, तो परीक्षण की कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई। मिशन लॉन्च से स्प्लैश डाउन होने तक 2 मिनट तक चला था यह मिशन, और इसरो ने अग्निबाण शार्टेड 01 मिशन के सफल प्रक्षेपण को एक बड़ी उपलब्धि बताया। अग्निबाण शार्टेड अग्निकुल के अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एकल चरण प्रक्षेपण वाहन है। यह 100 किलोग्राम का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। ज़्यादा बड़ा जो है यह अंतरिक्षयान नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। अग्निबाण रॉकेट लगभग 18 मीटर लंबा है, 18 मीटर लंबा है, और इसका द्रव्यमान कितना है, 14,000 किलोग्राम है। यह भारत का पहला अर्ध यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, जो तरल और गैस प्रणोदकों प्रोपेलेंट्स का उपयोग करता है। अग्निकुल टीम में 200 से अधिक इंजीनियर शामिल हैं, और यह IIT मद्रास में राष्ट्रीय दहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र से जुड़ी हुई है। इनका मार्गदर्शन इसरो के 45 जो पूर्व वैज्ञानिक हैं वह कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसरो के 45 जो पूर्व वैज्ञानिक हैं वह इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु पाए गए हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि चांग-ई मिशन, बताया था चांग-ई मिशन किसका है, चाइनीज कंपनी का है। चाइनीज कंपनी का चांग-ई के नाम से लगातार मिशन कर रहा है। चांग-ई, चाइना जो है चांग-ई के नाम से अपना चंद्र मिशन करता है। इसके जो संस्करण है चांग-ई 5, चांग-ई 6 आदि, पिछली क्लास में हमने चांग-ई 6 के बारे में बताया था। यह अनुसंधान बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और CAS के भौतिकी संस्थान, अन्य घरेलू अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आणविक जल युक्त इस खनिज को अलग किया गया और इसकी पहचान प्लेट नुमा पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में की गई है, जिसका नाम अज्ञात चंद्र खनिज यानी अननोन लूनर मिनरल रखा गया है। मिनरल 1 ULM-1 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चांग-ई 5 मिशन का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है, जिसे 2020 में चंद्र मिट्टी जो है एकत्रित की थी। 2009 में भारत के चंद्रयान 1 सहित पिछले मिशनों में हाइड्रेटेड खनिजों के रूप में पानी के संकेत पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पे पानी के संकेत पाए गए हैं, या कई मिशन इसकी पुष्टि कर चुके हैं। जापान ने जो है डाइची 4 उपग्रह लॉन्च किया है। 1 जुलाई 2024 को जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल
के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह है या जिसका नाम क्या है, डाइची 4। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। यह उपग्रह जापान के क्यूशू तट, ध्यान रखिएगा मैंने बताया था कि जापान में 4 प्रमुख जो द्वीप हैं उनको याद रखना है, कौन कौन से। एक पहला था होक्काइडो जो सबसे उत्तर में, फिर होन्शू, फिर शिकोको, कुइशू, इस तरीके से 4 बड़े द्वीप हैं जापान में। तो क्यूशू तट पर स्थित जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के ताने गशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह जापान के रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, ध्यान रखिएगा। डाइची 4। आदित्य 11 ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। अब यह क्या होता है, 2 जुलाई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने घोषणा की कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य 11 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 2 सितंबर कब, पिछले साल 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से, यह भी इम्पोर्टेंट है, C57 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दीर्घ वृत्ताकार पार्किंग कक्षा यानी इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था और इसे 6 जनवरी 2024 को अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। आदित्य L1 लंबे समय तक सूर्य का निर्बाध दृश्य जो है प्रदान करेगा, जो पृथ्वी की निचली कक्षाओं की सीमाओं को पार करता है, जहां दृश्य अक्सर पृथ्वी द्वारा ही अवरुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब यह L1 बिंदु क्या है, L1 बिंदु बोलते हैं लैंगरेंज पॉइंट है, लैंगरेंज बिंदु है, लैंगरेंज बिंदु 1। अब लैंगरेंज बिंदु क्या होता है, मान लीजिए आप कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे आपका, मैं ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, ये है सन है। तो अब मान लीजिए कि इसका अगर सीधे एक रेखा हम बना दें, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, एक सीधे रेखा ये बना दिया हमने और एक उपग्रह हमने लॉन्च करके इसके मध्य में कर दिया कि ताकि पृथ्वी के साथ सूर्य का जो परिक्रमा है करता रहे। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक मान लीजिए ये आपका उपग्रह है, यहाँ लॉन्च किया। अब पृथ्वी के और सूर्य के मध्य में है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, तो यह अपनी तरफ खींचने लगेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरीके से यह जो है उपग्रह काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है, तो इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे पॉइंट पे लाया जाता है जहाँ पे अगर मान लो ज़्यादा इधर ले आए तो पृथ्वी इधर अपनी तरफ खींच लेगी। तो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर यह जो उपग्रह है, सैटेलाइट, वह एकदम संतुलन की अवस्था में आ जाता है, यानी इस पे ना अर्थ का गुरुत्वाकर्षण लगता है और ना ही सन का लगता है। तो ये बिल्कुल स्थिर हो जाता है, यानी ये संतुलित हो जाता है और अधर में ऐसे ही लटक जाता है और घूमता रहता है। तो लेकिन यह बिंदु हर जगह नहीं है, और इसी बिंदु को, वह बिंदु जहाँ पे उपग्रह एकदम संतुलित हो जाता है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल ना तो पृथ्वी का और ना ही सूर्य का लगता है, उसी को लैंग्रेंज बिंदु कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी लगातार घूम रही है और घूमने से भी बल लगता है, जैसे आपका केंद्रापसारी बल और लगता ही है। तो इसके घूमने से, परिक्रमण से भी बल लगेगा। गुरुत्वा बल के अतिरिक्त जो घूर्णन गति से उत्पन्न, कक्षीय गति से उत्पन्न केंद्रीय अपसारी बल होता है, वह भी लगता है। तो इसीलिए लैंग्रेंज बिंदु के साथ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे ये बल भी काम नहीं करते हैं, और इन्हीं को L1, L2, L3 ऐसे L4, L5 आदि ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो L1 बिंदु पे इसको स्थापित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा आप।
तो इसने क्या किया, पूरी अपनी जो है हेलो कक्षा यानी सूर्य और इसके बीच का जो है इसको पूरा कर लिया है। और इसको कितना दिन लगा, L1 कक्षा को पूरा करने में इसको आप जान लीजिए 178 दिन इसको लगते हैं L1 बिंदु को पूरा करने में। आदित्य L1 भारत को अंतरिक्ष में अपनी खुद की सौर वेधशाला स्थापित करने में मदद करेगा, जिसके दैनिक जीवन में कई अनुप्रयोग होंगे। आपको ध्यान रखना है। नासा ने प्री फायर मिशन के तहत छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 25 मई 2024 को न्यूजीलैंड के माहिया में रॉकेट लैब के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से छोटे आकार के जलवायु उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। प्री फायर, जिसका पूरा नाम आप देख लीजिए, प्री फायर का पूरा नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, दूर अवरक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा हिंदी में कहते हैं, नामक इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते होंगे, पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है, चमक भी एक विशेष उत्पन्न होती है। उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑरोरा बोrealis, ऑरोरा बोrealis बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। यह ध्यान रखिएगा। तो इसी को अध्ययन करने के लिए, ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए यह मिशन है, जिससे इन क्षेत्रों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल अंतर संबंध पर प्रकाश डाला जा सके। नासा के प्री फायर यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन में 2 छोटे बक्से के आकार के क्यूबसेट सैटेलाइट हैं, छोटे आकार के हैं, बक्से के क्यूबसेट सैटेलाइट हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक परिष्कृत थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को मापने के लिए आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर से इंफ्रारेड माप लेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है प्री फायर। इसे एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा के अर्थ साइंसेज रिसर्च डायरेक्टर कैरन सेंट जर्मन ने कहा, इससे ध्रुवीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त होने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसरो द्वारा पुष्पक का तीसरा सफल प्रक्षेपण किया गया है। पुष्पक क्या होता है, यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। आपको ध्यान रखना है क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। जैसा कि अभी तक भारत इसी में थोड़ा सा पीछे है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में ही। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जैसा कि इसका उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग किया जा सके, इस दिशा में इसरो बढ़ रहा है। अभी तक यह टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, तो उसी में लगातार प्रयासरत है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 23 जून 2024 को पुनः प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है उस समय अर्जित की, जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज से किया गया RLBLEX-03 का परीक्षण पूर्णतः सफल रहा। यह पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण था, यानी अब आगे इसका यूज होगा। यह तीसरा परीक्षण था इसका। LEX-03 मिशन को LEX-02 के मुकाबले अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और तेज हवाओं के बीच टेस्ट किया गया। यह इस श्रृंखला का तीसरा परीक्षण था। ऐसा पहला RLBLEX-01 परीक्षण 2023 में तथा दूसरा LEX जो है परीक्षण 22 मार्च 2024 को किया गया था। 23 जून 2024 को RLBLEX-03 परीक्षण के तहत वायुसेना का एक चिनूक हेलीकॉप्टर पंखों वाले पुष्पक नाम के यान को लेकर ऊपर गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे छोड़ दिया। रनवे से 4 किलोमीटर दूरी पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया मानव रहित पुष्पक स्वायत्त तरीके से क्रॉस रेंज सुधार करते हुए रनवे पर पहुंचा तथा सटीक तरीके से रनवे पर उतर गया। LEX-02 का क्रॉस रेंज जहां 150 मीटर, वहीं LEX-03 का 500 मीटर था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना लेते हैं तो यह हमारे खर्चों को कम करेगा। यानी किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए अगर एक सैटेलाइट के साथ एक रॉकेट जो है बेस्ट हो जाता है तो वह बहुत पूंजी लगाता है। भारत में पूंजी की बहुत आवश्यकता है। अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो बार बार हम एक रॉकेट से जो है सैटेलाइट छोड़ पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है रसिया ने। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर
अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना को जून 2024 में मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है जिसकी घोषणा दोनों करीबी पड़ोसियों ने पहले ही की थी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन से संबंधित दस्तावेज 12 जून को रूस के कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित किया गया और परियोजना के पहले चरण में 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण किया जाना है। जर्मनी में मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स, कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, द्वारा 2024 में मई 2024 में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कुनिब्बा प्रक्षेपण स्थल से मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। SR-75 नामक, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम SR-75 नामक रॉकेट में ऊर्जा के लिए पैराफिन अर्थात मोमबत्ती के मोम और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया। 12 मीटर लंबा है तथा 2.5 टन वजनी SR-75 रॉकेट 250 किलो तक वजन पृथ्वी से 250 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, SR-75 रॉकेट मोम की ऊर्जा से चला है। या पाकिस्तान द्वारा फतेह 2 रॉकेट प्रणाली का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया। 15 मई 2024 को पाकिस्तान द्वारा फतेह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण और प्रक्षेपण किया गया। फतेह 2 पाकिस्तान द्वारा विकसित एक निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम यह रॉकेट अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली के साथ लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। मंगल क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, और वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। मुरसान जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित है, वहीं हिल्सा बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह स्थान से रिलेटेड है यूपी के और बिहार के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पॉइंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। मंगल क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा गया, भारतीय नामों पर, और यह किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किया है। और मंगल ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर 3 नए क्रेटरों का नाम यह रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर ज़रूर करिए, और जैसे भी हो पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट में दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।